पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा था कि कैसे कुछ लोग अनजाने में एक रहस्यमयी टाउन के अंदर फंस गए थे। इस टाउन से बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं है और जिंदा रहना ही यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स सड़कों पर घूमते हैं जो कि इंसानों का भेष बनाकर शिकार करते हैं। जैसे जैसे ये लोग टाउन की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं, वैसे ही इनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। अब सवाल वही है, क्या ये लोग इस जगह से कभी बाहर निकल पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत टबिथा को दिखाते हुए होती है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि व्हाइट बॉय ने टबिथा को धक्का देकर रियल वर्ल्ड में भेज दिया था। मतलब कि व्हाइट बॉय के पास किसी को भी बाहर भेजने की शक्ति है। होश में आते ही टबिथा समझ जाती है कि यहाँ पर उसका ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त इन्वेस्टिगेशन करने आती होगी। इसलिए टबिथा जल्दी से अपने कपड़े पहनकर अस्पताल से भाग गई। रास्ते में उसे वहीं सफेद कपड़े वाला लड़का दिखाई दिया, लेकिन जब टबिथा उसके पीछे गई तब तक वो कहीं गायब हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि व्हाइट बॉय असल दुनिया में भी दिखाई देता है। इसके बाद चर्च के अंदर बैठी टबिथा को याद आया कि उसके पास विक्टर का लंच बॉक्स है, और जब टबिथा ने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर विक्टर के घर का एड्रेस लिखा हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि विक्टर का घर भी इसी शहर के अंदर ही है। टबिथा बिना देर करे उसके घर के बाहर पहुंची और यहीं पर वो विक्टर के पिता हेनरी से मिली। हेनरी ने जब उसके हाथ में विक्टर का लंच बॉक्स देखा तो वो उसे घर के अंदर ले आया। वही टाउन के अंदर जिम और उसके बच्चों को टबिथा की फिक्र हो रही थी, इसलिए जिम अकेले ही जंगल में उसे ढूंढने जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन केनी भी उसके साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी जिम को खो दें, जैसे केनी ने अपने पिता को खो दिया था। वहीं दूसरी तरफ डोना बॉयड को दिखाती है कि उनकी सारी फसलें तूफान की वजह से सड़ चुकी हैं, जिस वजह से अब इनके पास बहुत कम राशन बचा है। जल्द ही ये खबर पूरे टाउन में फैल गई, इसीलिए लोगों ने एकजुटता दिखाने की बजाय जमा किए हुए राशन को लूटना शुरू कर दिया। रैंडल ने तो एक बकरी को अपना भोजन बनाने की इच्छा जताई, लेकिन बॉयड ने सबको समझाया कि ये जगह यही चाहती है कि लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़कर कमजोर हो जाएं, लेकिन उन्हें एकजुट रहकर हालातों का डट कर सामना करना है। रैंडल भी उसकी बात को समझकर बकरी को छोड़ देता है। वही केनी और जिम आगे बढ़ते समय एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां कुछ डरावने पुतले खड़े किए हुए थे। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक जादू टोना किया हुआ है। अब जल्द ही रात होने वाली थी, इसीलिए दोनों इसी जगह पर मौजूद झोपड़ियों में रुकने का फैसला करते हैं। वही कॉलोनी हाउस के अंदर जैसे सारा को पहले आवाजें सुनाई देती थी, उसी तरह अब एल्जिन को भी अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अब रात भी हो जाती है और जब केनी और जिम दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तभी बाहर से किसी खतरनाक चीज के चलने की आवाज सुनाई दी, और ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं थे। गनीमत ये रही कि उसे इन दोनों की मौजूदगी का आभास नहीं हुआ। अब जिम को एहसास हुआ कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे पीछे अकेले रह जाएंगे, इसलिए वो कल ही वापस टाउन जाने का फैसला करता है। वही टाउन के अंदर हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं। मॉन्स्टर्स ने जानबूझकर सभी जानवरों को खुला छोड़ दिया। अब बॉयड नहीं चाहता था कि सभी जानवर वापस से जंगल में चले जाएं, इसलिए वो दरवाजा खोलकर जेड के साथ जानवरों को वापस वान हाउस में लेकर जाने लगा। उसकी मदद करने के लिए और लोग भी यहाँ पर आ गए, लेकिन ये सब मॉन्स्टर्स की एक चाल थी। वही घर के अंदर ईथन ने एक बकरी को बचाने के लिए दरवाजा खोल दिया, और तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर बूढ़ी औरत का भेष धरकर आ गई। जूली जल्दी से ईथन को लेकर पीछे वाले दरवाजे से निकल गई। सही मौके पर सारा ने उन्हें झाड़ियां में छुपा लिया। शिकार को हाथ से निकलते देख मॉन्स्टर काफी गुस्सा हो गई। इसी बीच रैंडल की नजर जब उन पर पड़ी, उसने तुरंत उन्हें बस के अंदर बुला लिया। वही बॉयड और केनी की मोम जानवरों को लेकर वान हाउस के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही बॉयड ने जल्दी से तावीज को दरवाजे पर लटका दिया, क्योंकि ये तावीज उन मॉन्स्टर्स को अंदर नहीं आने देता। लेकिन बॉयड नहीं जानता था कि वो पहले से ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। जब दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तभी अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकले। उन्होंने बॉयड को पकड़कर एक खंभे से बांध दिया और कहा कि देखते हैं कि तुम कब तक नहीं टूटते। अब आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में बॉयड ने कहा था, तुम मुझे कभी तोड़ नहीं सकते। इसलिए मॉन्स्टर्स उसे मारने की बजाय उसके सामने केनी की मॉम को बुरी तरह तड़पाने लगे। मतलब जो इस जगह को कंट्रोल कर रहा है, वो जानबूझकर मॉन्स्टर्स से ये काम करवा रहा है, ताकि बॉयड अंदर से पूरी तरह टूट जाए, और शायद वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा है। अब अगले दिन जेड ने बॉयड को जैसे ही आजाद किया, वो तुरंत त्यान चेन के गले लगकर रोने लगा। पूरा टाउन उसकी मौत से काफी दुखी था, क्योंकि वो सबका ध्यान रखती थी और डाइनर को भी अकेली चलाती थी। वही केनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है। जिम केनी को नदी किनारे बहुत सारी सब्जियां दिखाता है, जिससे उनके पूरे टाउन को आराम से कई महीनों का खाना मिल सकता था। दोनों इससे काफी खुश होते हैं। वही टाउन के अंदर फातिमा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे लगातार उल्टियां आ रही हैं और आज तो उसका एक दांत भी निकल गया। मतलब
फातिमा के पेट में जो बच्चा है वो उसे अंदर से खा रहा है। एलिस उसे जल्दी से क्लिनिक लेकर आया, लेकिन मैरियल ने इसे आम बात बोलकर नजरअंदाज कर दिया। अब तक जिम और केनी भी टाउन पहुंच गए और जब केनी को उसकी मॉम के बारे में पता चला तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। पहले बाप को खोने का दर्द और अब माँ भी चली गई, उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। वही असल दुनिया में टैबिथा हेनरी को सब कुछ बता देती है। हेनरी को लगता रहा कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए, लेकिन टैबिथा ने उसे हकीकत बताई। हेनरी बताता है कि उसकी पत्नी मिरांडा को भी वही बच्चे दिखाई देते थे। मिरांडा अक्सर कहा करती थी कि उसे चुना गया है उन बच्चों को बचाने के लिए, और अब वही बच्चे टबीथा को दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस बार उसे चुना गया है। हेनरी उसे बहुत सारी पेंटिंग्स भी दिखाता है जिसे मिरांडा में खुद पेंट किया था। पेंटिंग्स के बीच टैबिथा व्हाइट बॉय की तस्वीर जो उसे अक्सर नजर आता है, डरावनी चुड़ैल की तस्वीर जो एल्जिन को दिखाई देती है, और सबसे खास पीले कपड़े पहने एक आदमी की तस्वीर को देखती है। ये आदमी कौन है हमें आगे पता चलेगा। अब इन तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि टाउन में चीजें अब से नहीं बल्कि काफी समय से चलती आ रही है। बहुत से लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सब मारे गए। इसके बाद हेनरी ने टबीथा को बोतलों वाला पेड़ दिखाया जो कि मिरांडा ने ही बनाया था। हैरानी की बात ये थी कि इसके जैसे पेड़ ही टाउन के अंदर भी मौजूद थे। हेनरी बताता है कि एक और पेड़ यहीं से कुछ दूरी पर मौजूद है जिसके अंदर एक छोटा सा छेद भी है, जैसे कि जादुई पेड़ के अंदर होता है। टबीथा जल्दी से उसे पेड़ के पास लेकर जाने के लिए कहती है, क्योंकि पेड़ के जरिए शायद वो वापस टाउन के अंदर जा सके। वही टाउन के अंदर फातिमा खराब हो चुकी सब्जियों को बड़े मजे से खा रही थी, लेकिन टिली उसे ये सब करते देख लेती है। अब टिली को फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कुछ टेक्निक्स पता थी, इसलिए वो उसके बच्चे का फ्यूचर चेक करती है। जैसे ही उसने पहला पत्ता उठाया तभी एक कौवा खिड़की से जोर से टकराया। दोनों ने उसे नजरअंदाज किया और जैसे ही टिली ने दूसरा पत्ता उठाया तुरंत एक कौवा खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया और दीवार से टकराकर मर गया। मतलब फातिमा के पेट में जो भी चीज पल रही है वो कोई इंसान तो नहीं है। वही केनी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उसी जगह पर वापस आया जहां इन्हें बहुत सारी सब्जियां मिली थीं। अब जेड इनकी मदद करने की बजाय इधर उधर टहलने लगा और तभी उसे यहाँ पर एक आदमी मरा हुआ दिखाई दिया। पास जाते ही अचानक आदमी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ये सब उसकी बस एक कल्पना थी। डर के मारे जेड यहाँ से भागने लगा। क्रिस्टी भी उसके पीछे गई और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया। अब कुछ देर में ही रात होने वाली थी, लेकिन ये किसी तरह से क्रिस्टी को बाहर निकाल लेते हैं। वही रैंडल जब बस के अंदर बैठा था तभी उसे वहीं कीड़े वापस से दिखाई देने लगे जो कि पिछले पार्ट का एक अहम हिस्सा थे। लेकिन तभी यहाँ पर बॉयड आ जाता है। बॉयड भी आज रात रैंडल के साथ बस के अंदर सोने वाला था। वही हेनरी टैबिथा को लेकर जब जा रहा था तभी उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और जब टैबिथा को होश आया तो वो दोनों एक एम्बुलेंस के अंदर मौजूद थे। एम्बुलेंस वापस उसे अस्पताल की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन तभी इनके रास्ते में वही मनहूस पेड़ आ गया। अब जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उन्हें इस पेड़ के बारे में पता होगा। दरअसल टाउन में जितने भी लोग आज तक फंसे थे उन्होंने सबसे पहले इसी मनहूस पेड़ को देखा था। मतलब अब ये सब टाउन के अंदर पहुंच चुके हैं। अब रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ये दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। हालांकि टबिथा को पता था कि अब वो इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकते। वहीं घर के अंदर सेल फोन पर किसी का कॉल आ रहा था। ईथन उसे उठा लेता है। सामने से उसका मरा हुआ भाई थॉमस बात कर रहा था। वो कहता है कि टैबिथा एक एम्बुलेंस के अंदर है और तभी यहाँ पर जिम आ जाता है। ईथन उसे भी बता देता है कि टैबिथा जिंदा है और एक एम्बुलेंस के अंदर है। वही एम्बुलेंस के अंदर टैबिथा सबको रुकने के लिए कहकर घरों के अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन अकोस्टा ने उसे पागल समझकर हथकड़ियों से बांध दिया और तभी रास्ते में एक मॉन्स्टर जानबूझकर बेहोश होने का नाटक कर रहा था। टैबिथा ने उन्हें बाहर निकलने से मना किया, लेकिन दोनों पैरामेडिक जब उस मॉन्स्टर के पास मदद के लिए गए तभी मॉन्स्टर ने अपने असली रूप में आकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अकोस्टा ने डर के मारे गोलियां चला दी, लेकिन मॉन्स्टर्स पर उनका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने सभी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। भागती हुए अकोस्टा कॉलोनी हाउस के बाहर पहुंची और उससे गलती से एक गोली घर के अंदर लड़की को लग गई। सही मौके पर उसे अंदर बुला लिया गया। इसी बीच टैबिथा और हेनरी एम्बुलेंस के अंदर सुरक्षित थे। तभी इनके पास जिम, बॉयड और रैंडल मदद के लिए पहुंच गए। हथकड़ी तोड़ने के लिए रैंडल बस के अंदर से एक टूल बॉक्स लेने गया और वापस आते ही उसे मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। रैंडल ने टूल बॉक्स किसी तरह बॉयड को पकड़ा दिया, लेकिन जब वो खुद भागने लगा तभी उस पर बहुत सारे कीड़े झपट पड़े। अब क्योंकि ये जगह बॉयड को अंदर से तोड़ना चाहती थी, इसलिए मॉन्स्टर्स ने उसके आगे 2 ऑप्शंस रखी, या तो वो चाबियां लेकर एम्बुलेंस वाले लोगों की जान बचाए या रैंडल को। बॉयड ने एम्बुलेंस को चुना और रैंडल को मरने के लिए छोड़कर भाग गया। सभी सही सलामत कॉलोनी हाउस में पहुंच गए और वही लड़की जिसे गोली लगी थी उसकी मौत हो गई। बॉयड अकोस्टा पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन ये सब एक हादसा था। उसने जानबूझकर गोली नहीं चलाई थी।
वहीं टिली से बातें करते हुए एल्जिन को वहीं डरावनी चुड़ैल वापस से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो उससे मदद मांग रही थी। वही एलिस और फातिमा मरी हुई लड़की की डेड बॉडी को एक कमरे में रख देते हैं और एलिस के जाते ही फातिमा डेड बॉडी से खून निकालकर चाटने लगी। अब यहाँ हमें कंफर्म हो जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है। वहीं डोना और बॉयड जब बात कर रहे थे तभी उन्हें एम्बुलेंस के ऊपर रैंडल पड़ा हुआ दिखाई दिया। हैरानी की बात ये थी कि मॉन्स्टर्स ने उसे मारने की बजाय सिर्फ घायल करके छोड़ दिया। वही जेड, केनी और क्रिस्टी जब झोपड़ियों के अंदर बैठे बातें कर रहे थे तभी वही रहस्यमयी चीज जोर जोर से दीवारों पर कुछ मारने लगी, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही चली गई। वहीं आज की रात विक्टर सारा के घर पर मौजूद था क्योंकि वो अपनी कुछ पुरानी और डरावनी यादों को याद करना चाहता था। काफी सोचने पर विक्टर को याद आता है कि जब क्रिस्टोफर को वो निशान दिखाई देने लगा था जो अब जेड को दिखाई देता है, तब से वो पूरी तरह बदल गया था और वही डॉल जेस्पर ही अब उन्हें क्रिस्टोफर के बारे में बता सकती है क्योंकि विक्टर ने उसे बोलते हुए देखा था। अब अगले दिन टाउन वालों की एक मीटिंग रखी गई जिसमें सभी जानना चाहते थे कि टैबिथा टाउन से बाहर कैसे निकली। अब टैबिथा सब कुछ उगल देती है कि कैसे वो बोतलों वाले पेड़ से होते हुए लाइट हाउस तक पहुंची और उसके बाद व्हाइट बॉय ने उसे धक्का देकर असली दुनिया में फेंक दिया था। अब सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो भी इसी तरह बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बॉटल ट्री सिर्फ उन लोगों को ही सही जगह पर भेजता है जो व्हाइट बॉय के लिए खास है। मीटिंग के बाद हेनरी अपने बेटे विक्टर से मिलता है। आखिरी बार हेनरी ने विक्टर को तब देखा था जब वो छोटा बच्चा था और अब कितने ही सालों बाद वो अपने बेटे से दोबारा मिल रहा है। ये पल दोनों के लिए खुशी और गमी दोनों एक जैसा था। वहीं टैबिथा और जेड दोनों उसी पेड़ के पास बैठे बोतलों को खोलकर देख रहे थे जिनके अंदर उन्हें बस कुछ नंबर्स ही मिले और तभी इनके पास डेल आ गया। डेल को तो इसी पेड़ की तलाश थी। उसने बिना एक पल गवाए पेड़ के अंदर कदम रख दिया। जेड और टैबिथा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डेल अब पीछे हटने वाला नहीं था। जैसे ही वो पेड़ के अंदर घुसा, टाउन के अंदर चीख पुकार मच गई क्योंकि डेल पेड़ से सीधा स्विमिंग पूल की दीवार में आ फंसा। अब ये सब के लिए एक चेतावनी थी कि अगर दूसरा कोई पेड़ के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद कहलाएगा। वही बॉयड जेड के पास गया क्योंकि जेड उसे कुछ दिखाना चाहता था। जेड ने बोतलों में से निकले सभी नंबर्स को दीवार पर चिपका दिया। उसे लग रहा था कि ये नंबर्स बहुत खास हैं। बॉयड उसे दूसरे पेड़ के बारे में भी बताता है जो उसने सारा के साथ पार्ट 1 में जंगल में देखा था। वहीं दूसरी तरफ विक्टर अब मॉन्स्टर्स की गुफा में जाकर जेस्पर यानी उस डॉल को लेकर आने वाला था क्योंकि वो डॉल उसने गुफाओं के अंदर ही देखी थी। विक्टर के साथ उसका बाप भी जाने वाला था। अंदर जाने पर दोनों को डॉल तो मिल गई, लेकिन उनकी गलती की वजह से मॉन्स्टर्स नींद से जाग उठे और एक मॉन्स्टर विक्टर से कहती है कि अगर वो बार बार यहाँ पर आएगा तो एक दिन वो उसे अपने पास ही रख लेंगे। मतलब मॉन्स्टर्स चाहते तो विक्टर को मार भी सकते थे, लेकिन वो उसे चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। वही क्लिनिक के अंदर एम्बुलेंस में क्रिस्टी को अल्ट्रासाउंड मशीन मिल गई, इसलिए वो सभी मिलकर फातिमा का चेकअप करते हैं। चेकअप के दौरान पता चलता है कि फातिमा के पेट के अंदर कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन फातिमा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे अपने अंदर कुछ तो महसूस हो रहा था, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वहीं घर के अंदर टैबिथा को वापस से वही डरावने बच्चे दिखाई देने लगे। बच्चे एक ही शब्द को लगातार दोहरा रहे थे, अंकुए अंकुए। डर के मारे टैबिथा ईथन को लेकर जेड के पास चली गई और तभी जेड के पास उसने उन्हीं पुतलों की तस्वीरों को देखा जिससे उसे अपने बचपन के सपने की याद आ गई। दरअसल टैबिथा को ये जगह बचपन में ही अपने सपनों में दिखाई देती थी। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर ईलजिन को वो डरावनी औरत एक बार फिर से दिखाई दी। इस बार वो ईलजिन से कह रही थी कि अगर ईलजिन उसकी मदद करेगा तो वो सभी को इस टाउन से बाहर निकलने में मदद करेगी। अब अगले दिन वही औरत एल्जिन के कैमरे से एक तस्वीर उसे दिखाती है। तस्वीर उसी शेल्टर की थी। अंदर जाने पर एल्जिन को एक सीक्रेट कमरा मिला जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। कमरे के अंदर एक बेड लगा हुआ था जैसे यहाँ पर पहले भी कोई रहता होगा और तभी एल्जिन को वही औरत दिखाई दी। दोनों के इशारों से हम समझ सकते हैं कि औरत एल्जिन से कुछ बहुत ही खतरनाक काम करवाने वाली है। वही रैंडल और जूली घूमते हुए उन्हीं खंडहरों के पास पहुंच गए जहां पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बुरी ताकतों ने उनकी आत्मा को कैद कर लिया था। अब दोनों को यहाँ पर आकर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन जल्द ही अंधेरा होने वाला था, इसलिए रैंडल जूली को लेकर यहाँ से चला गया। वही कॉलोनी हाउस के अंदर फातिमा का पेट अचानक से सिकुड़ने लगा क्योंकि उसके अंदर जो चीज थी उसे भूख लग रही थी, इसलिए फातिमा नीचे खराब हो चुकी सब्जियों को खाने आई और तभी टिली ने उसे रोकने की कोशिश की। अब फातिमा अपना आपा खो बैठी और उसने टिली को मौत के घाट उतार दिया। फातिमा को ये सब करते हुए एलिस ने भी देख लिया। इसके बाद बॉयड फातिमा को लेकर जंगल के बीच एक झोपड़ी में ले आया। बॉयड नहीं चाहता था कि टाउन में किसी को भी
इस हादसे के बारे में पता चले, क्योंकि फातिमा बहुत ही अच्छी और नेक लड़की थी। इसलिए आज की रात बॉयड उसे झोपड़ी के अंदर ही बिताने के लिए कहता है और तब तक वो मामले को रफा दफा कर देगा। वहीं विक्टर सारा के साथ जैस्पर से बात करने की कोशिश कर रहा था। टैबिथा भी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। अब विक्टर को याद आता है कि जब वो अपनी बहन के साथ लुका छिपी खेल रहा था, तभी उसने चर्च की बेसमेंट में क्रिस्टोफर को किसी से बात करते हुए देखा था। दरअसल क्रिस्टोफर जैस्पर से नहीं, बल्कि व्हाइट बॉय से ही बातें कर रहा था। व्हाइट बॉय क्रिस्टोफर से कहता है कि अंत के सारे जवाब शुरुआत में मिलेंगे और इसकी शुरुआत कुछ बच्चों से हुई जो अंधेरे में पैदा हुए थे, और उन्हीं बच्चों के सबसे प्यारे लोगों ने उन्हें एक उम्मीद की कहानी सुनाते हुए मार डाला। पत्थरों में दफन होते हुए बच्चों ने अपनी उम्मीदों को उन पेड़ों की जड़ों में डाल दिया, जिससे वो पेड़ जादुई हो गए। आगे विक्टर बताता है कि व्हाइट बॉय ने क्रिस्टोफर को उन बच्चों की मदद करने के लिए कहा, लेकिन क्रिस्टोफर ने उसकी बात को नकार दिया। इसलिए विक्टर ने सारी बात जाकर अपनी माँ मिरांडा को बता दी और मिरांडा उन्हें शेल्टर के अंदर बंद करके खुद उन बच्चों को बचाने चली गई। और अगले दिन विक्टर को अपनी माँ की लाश मिली। अब सच्चाई का पता चलते ही विक्टर काफी दुखी हो गया। वहीं दूसरी तरफ जूली ईथन को अपने साथ लेकर उन्हीं खंडहरों के पास वापस आई। अंदर कदम रखते ही जूली को अचानक से दौरे पड़ने लगे और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी तो यहीं पर है, लेकिन उसकी आत्मा खंडहरों के बीच पहुंच गई। अब जूली के सामने वही आदमी मार्टिन खड़ा था जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, और जब बॉयड चारों तरफ से बंद इस जगह पर फंसा हुआ था, तब उसे रस्सी किसी और ने नहीं बल्कि जूली ने ही फेंकी थी। लेकिन जूली बॉयड को बिना देखे आगे चली गई। आगे गुफाओं के अंदर जूली को उन्हीं बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी जो टैबिथा और जेड को दिखाई देते हैं। उनकी दर्द भरी चिल्लाने की आवाजों से ऐसा लग रहा था कि जैसे जूली उसी समय में पहुंच गई जब उन बच्चों की बलि दी जा रही थी। इससे पहले कि जूली कुछ देख पाती, तभी यहाँ पर केनी और अकोस्टा आकर उसे खंडहरों से बाहर निकाल देते हैं, जिससे जूली की आत्मा वापस उसके अंदर आ गई। अब जूली एक स्टोरी वॉकर बन चुकी है जो कि समय में आगे या पीछे जाकर उसमें बदलाव कर सकती है, जैसे उसने बॉयड के लिए रस्सी फेंकी थी। और अब दोस्तों, मुझे ये सीन देखकर लगता है कि ये सभी बच्चे इन्हीं मॉन्स्टर्स के बच्चे थे और शायद इन लोगों ने अमर होने के लिए बुरी ताकतों से अपने बच्चों का सौदा कर लिया। क्योंकि पिछले पार्ट में जब जेड ने गुफाओं के अंदर बच्चों को देखा था, तो वो सभी पत्थरों पर ऐसे लेटे हुए थे जैसे किसी ने उनकी इसी जगह पर बलि दी हो। और अब जूली को उनकी दर्द भरी आवाजें सुनी। इससे ये तो साफ है कि बच्चों के साथ कुछ बहुत भी भयानक हादसा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम एल्जिन को देखते हैं, जिसे इस बार फातिमा की लोकेशन की तस्वीर मिली है। एल्जिन फातिमा से झूठ बोलकर उसे उसी शेल्टर के पास ले आया और जबरदस्ती उसे सेक्रेट रूम के अंदर बंद कर दिया। वहीं जब बॉयड और एलिस फातिमा को देखने झोपड़ी के पास पहुंचे, तो वहां पर फातिमा मौजूद नहीं थी। अब एक लंबे समय के बाद सारा को वापस से वही आवाजें सुनाई देने लगी, इसलिए वो जल्दी से बॉयड से मिली। सारा बताती है कि आवाजों ने उससे कहा कि फातिमा उनके आसपास ही कहीं पर मौजूद है, और वो बॉयड पर हंस रही थी क्योंकि वो कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वही हम फातिमा को देखते हैं जिसे एल्जिन अपना खून पिला रहा था ताकि उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो भूखा न रहे। वही विक्टर गुस्से में एक कुल्हाड़ी लेकर बोतलों वाले पेड़ को काटने लगा, लेकिन व्हाइट बॉय उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये पेड़ उनके लिए बहुत खास है। वहीं जेड जब अपना काम कर रहा था, तभी उसे मरा हुआ क्रिस्टोफर दिखाई दिया। क्रिस्टोफर का ऐसे जेड को दिखाई देना काफी हैरानी की बात थी। वही बॉयड और डोना ने सभी टाउन वालों को इकट्ठा करके फातिमा के लापता होने की खबर बताई और उसे ढूंढने के लिए मदद भी मांगी। सभी लोग दो दो के ग्रुप में होकर फातिमा को ढूंढने लगे। अब एल्जिन की जोड़ी एलिस के साथ बनी और एल्जिन की ऊट पटांग बातों से एलिस को उस पर शक होने लगा कि शायद फातिमा को एल्जिन ने ही किडनैप किया है, जो कि सच भी था। वही फातिमा को जमीन के नीचे एक और सीक्रेट दरवाजा मिला, लेकिन जब फातिमा ने उसे खोलने की कोशिश की, तभी यहाँ पर वही डरावनी औरत ने आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि बाहर टैबिथा और जूली फातिमा को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच गई थी। टैबिथा जब नीचे आई तो उसे यहाँ पर विक्टर मिला, जो कि पहले से यहाँ पर मौजूद था। विक्टर काफी दुखी था क्योंकि अगर उस दिन उसने अपनी माँ मिरांडा को व्हाइट बॉय और क्रिस्टोफर की बातों के बारे में ना बताया होता, तो आज शायद उसकी माँ जिंदा होती। टैबिथा ने उसका दुख हल्का करने के लिए उसे गले लगाया और तभी उसे मिरांडा की यादें दिखाई देने लगी। हम देखते हैं कि शेल्टर से निकलने के बाद मिरांडा जब उस बोतलों वाले पेड़ के अंदर घुसने वाली थी, तभी यहाँ पर स्माइली मॉन्स्टर ने उसे पकड़कर मार दिया। हैरानी की बात ये थी कि मॉन्स्टर ने उसे भागकर मारा, जबकि अब तक हमने सिर्फ मॉन्स्टर्स को चलते हुए ही देखा था, मतलब ये भाग भी सकते हैं। अब टैबिथा को मिरांडा की यादें दिखना, जेड को क्रिस्टोफर दिखाई देना, मतलब दोनों का कोई कनेक्शन इनसे जुड़ा हुआ है। वही एलिस बॉयड को बता देता है कि शायद एल्जिन ने ही फातिमा को किडनैप किया है। अब बॉयड कुछ लोगों
के साथ एल्जिन को एक कमरे में बंद करके उससे फातिमा के बारे में पूछता है। एल्जिन मान गया कि उसने ही फातिमा को किडनैप किया है, लेकिन वो किसी भी हालत में उसकी लोकेशन नहीं बताएगा। एल्जिन को पूरा यकीन था कि अगर वो उस डरावनी औरत की बात मानेगा तो सभी अपने अपने घर जा सकेंगे। सारा एल्जिन को यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सारा को भी पहले ये आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन एल्जिन अपने इरादे का पक्का था, इसलिए बॉयड सभी को बाहर भेजकर एल्जिन को टॉर्चर करने लगा। लेकिन एल्जिन अपना मुंह खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब सभी नीचे चले गए तब सारा ने दरवाजे को बंद करके एक पेचकस को उठा लिया और एल्जिन की एक आंख फोड़ दी। अब एल्जिन ने सब सच उगल दिया कि फातिमा शेल्टर के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ जेड, टैबिथा और जिम मिलकर उनके इस जगह के बारे में कनेक्शन का पता कर रहे थे, और जो नंबर्स जेड को बोतलों में से मिले थे वो दरअसल एक गाने की धुन बना रहे थे। अब ये तीनों उसी बोतलों वाले पेड़ के पास आए और जैसे ही जेड ने वायलिन बजाना शुरू किया तभी यहाँ पर वही बच्चे एक एक करके उनकी तरफ बढ़ने लगे। जेड और टबिथा को तो बच्चे दिख रहे थे, लेकिन जिम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बच्ची टबिथा के पास आकर बोली, आंखोई मतलब याद करो। अब टैबिथा और जेड को सब कुछ याद आ गया। दरअसल अपने पिछले जन्म में टैबिथा मिरांडा थी और जेड क्रिस्टोफर था। ये लोग बार बार इस टाउन में इन बच्चों की मदद करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि इनकी खुद की एक बेटी भी इन्हीं बच्चों में मौजूद है। लेकिन हर बार ये दोनों मारे गए और शायद इसीलिए पार्ट 1 में टैबिथा को वो ब्रेसलेट इस टाउन के अंदर मिला, क्योंकि अपने हर जन्म में वो उसे बनाया करती थी और ये गाना जो जेड ने बजाया था ये वो अपने बच्चों को सुनाया करते थे। अब हकीकत का पता चलते ही दोनों काफी परेशान हो गए। वहीं दूसरी तरफ फातिमा ने भी बच्चे को जन्म दे दिया और लाल कपड़ों वाली औरत उसे नीचे वाले सीक्रेट रूम में लेकर चली गई। उसके जाते ही यहाँ पर बॉयड, एलिस और केनी आ गए। फातिमा बताती है कि सब कुछ उन बच्चों से ही शुरू हुआ था। अमृता पाने के लिए टाउन के लोगों ने अपने ही बच्चों की कुर्बानी दे दी। सभी लोग अमर तो हो गए, लेकिन वो अपना इंसानी रूप खो बैठे और मॉन्स्टर बन गए। अब बॉयड भी लाल कपड़ों वाली औरत के पीछे जाने का फैसला करता है। अब नीचे का मंजर देखकर बॉयड के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वही बच्चा मात्र कुछ मिनटों में ही एक पूरा मॉन्स्टर बन गया और ये वही मॉन्स्टर था जिसे पार्ट 2 में बॉयड ने मार दिया था। मतलब ये बात सच है कि इन मॉन्स्टर्स को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें अमृता का वरदान मिला हुआ है। अब अंत में हम देखते हैं कि जिम उदास हुआ अपनी आरवी के पास खड़ा है और तभी उसके पास जूली आती है। अब जूली के बाल और पहनावे को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर से आई है, मतलब ये वाली जूली नहीं, फ्यूचर वाली जूली। जूली जिम को जल्दी से टाउन की तरफ भागने के लिए कह रही थी और तभी यहाँ पर मैन इन येलो आ गया। अब इसी आदमी की पेंटिंग हमने मिरांडा के रियल वाले घर के अंदर भी देखी थी। यही वो आदमी है जिसने पार्ट 1 में जिम को रेडियो पर धमकी दी थी और यही सारा को आवाजें सुनाया करता था। येलो मैन ने जिम को पकड़कर बुरी तरह से मार दिया और कहा कि जानकारी की एक कीमत होती है। मतलब इन्होंने टाउन के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी प्राप्त कर ली थी। दरअसल पिछली बार व्हाइट बॉय ने क्रिस्टोफर को सारी जानकारी सीधी बता दी थी, इसलिए येलो मैन ने पूरे टाउन के लोगों को एक झटके में मार दिया। लेकिन विक्टर किसी तरह बच गया और अब व्हाइट बॉय ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता, इसलिए वो हर बात को पहेलियों में बताता है ताकि इन्हें जानकारी मिले, लेकिन धीरे धीरे। अब अगर ये येलो मैन मॉन्स्टर है तो दिन में कैसे बाहर घूम रहा है? क्या इसके पास कोई स्पेशल पावर है या यही इस जगह का बॉस हो सकता है? इसका जवाब तो विक्टर के पास होगा, क्योंकि वो इसे अपने बचपन में भी देख चुका है। अब धीरे धीरे करके टाउन का रहस्य सामने आ रहा है। दोस्तों, इसका पार्ट 4 अभी तक पूरी तरह रिलीज नहीं हुआ। जून के अंत तक वो भी आ जाएगा और फिर हमें इस टाउन की ओर भी रसमई चीजें देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको और मुझे पूरे 1 महीने तक का इंतजार करना होगा। लेकिन तब तक मेरे पास एक और शानदार सीरीज पड़ी है जिसे हम अगली वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और लाइक करना मत भूलना।